हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हरियाणा सीईटी 2025 की साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी पीवाईक्यू हैं वो आपको ज़्यादातर इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, ये सेशन का पार्ट 2 है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपके शिफ्ट के साथ सब कुछ मेंशन होगा। हर एक चीज़ आपकी वीडियो में मेंशन होगी। ये आपकी सामान्य विज्ञान की क्लास है, साइंस की क्लास है। एक वीडियो 4 साल के सभी पीवाईक्यू, एक वीडियो में मोस्टली 4 साल के सभी पीवाईक्यू करा दिए जाएंगे। और इसी तरह डेली अब आपकी साइंस के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है चैनल पे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अभी देखते हैं हम कि वीडियो में क्या क्या है। अपना वीडियो में हमारा क्या क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी पीवाईक्यू हैं वो मोस्टली इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी सीरीज आती रहेंगी और पीवाईक्यू कवर होते रहेंगे। और क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सारे इसके अंदर कवर करवा दिए जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ साथ हम जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर करते हुए चलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एचएससीसी में, जितने जहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी फिलहाल में, और हर तरह के क्वेश्चन की किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं पहले प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रजत सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर? सिल्वर का रासायनिक प्रतीक है हमारा Ag। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। बाकी सब ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। Au किसका है भाई? गोल्ड का है। Si किसका है? सिलिकॉन का है। Sr किसका है? स्ट्रोनियम का है। स्टोर्निटियम। अब देखते हैं हम सिल्वर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये क्या होता है? मेटल है। कैसा मेटल है? सॉफ्ट एंड शाइनी। सॉफ्ट है और शाइनी मेटल है, चमकदार है आपका। कहाँ पे यूज होता है? ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात थी इससे रिलेटेड। अब एग्जाम में किस किस कौन कौन से ऐसे सिंबल हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्या होते हैं, पीबी किसका है आपका? लेड का है। एफ ई किसका है आपका? आयरन का है। के आपका किसका है? पोटाशियम का है। इस तरह के जो भी आपके थोड़े कंफ्यूजिंग है वो क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जी किसका है आपका? मरकरी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज भाई किसने की थी? आपके साइंटिस्ट थे प्रिस्टले, उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। कौन से सन में की थी? 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। क्या किया था इन्होंने? मर्कुरिक ऑक्साइड को हीट किया था। क्या किया था? मर्कुरिक ऑक्साइड को हीट किया था।
HgO, और यहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। अब देखिए बाकी साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, क्योंकि आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से फॉर्म हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को करेंगे। आपकी इस सीरीज में सारे मोस्टली PYQ रखे हैं और साथ साथ उनसे रिलेटेड टॉपिक और कंसेप्ट हम करते हुए चल रहे हैं। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। न्यूटन ने आपके मोशन और ग्रेविटी के बारे में बताया था, यहाँ पे लिख देते हैं। न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन्स के हमारे लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन, एंड इन्होंने थोड़ा बहुत ग्रेविटी के बारे में बताया था, लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी। अगला है मेंडलीव। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, मेड द पीरियोडिक टेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऊर्जा का एक मात्रक कैलोरी है, तो यह किसका मात्रक है। देखिए कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। ऊर्जा का एक मात्रक कैलोरी है, तो यह किसका मात्रक है, इसमें से ऊर्जा किसकी फॉर्म में नापी जाती है, किसकी फॉर्म में भाई। देखिए यहाँ पे एक लिख के दिखा देती हूँ, उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। एक कैलोरी ऊर्जा वो होती है जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगती है। भाई 1 कैलोरी ऊर्जा उतनी होती है जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगाती है। तो मतलब तापमान क्या है यहाँ पे, ऊष्मा, ऊष्मा की बात हो रही है, गर्मी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। तो हमारा क्या होगा आंसर, हीट होगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। हीट क्या है, हमारा सही जवाब है। कार्य, वर्क क्या है, वर्क को किस में मेजर किया जाता है, कार्य को जूल में मेजर किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है, पास्कल में। डिस्टेंस आपका मीटर में। देखिए हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। यहाँ पे लिख लेते हैं हम अच्छे से, यहीं लिख देते हैं। वर्क का फॉर्मूला है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बल इंटू विस्थापन। आपका प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, P इक्वल्स टू F बाय A। बल बाय क्षेत्रफल। डिस्टेंस का हमारा क्या रहेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। या डिस्टेंस का, हम डिस्टेंस का ही लिख देते हैं, यहाँ डिस्टेंस का जिक्र है तो हम सीधा डिस्टेंस का लिख देते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से इनकी भाई क्या SI यूनिट है, किसको किसके अंदर मापा जाता है, क्या उनका फॉर्मूला है, इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से कुछ भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लोरोफिल
किस धातु का यौगिक है? क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है, किससे बना हुआ होता है? भाई क्लोरोफिल सबसे पहली बात प्लांट्स में होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रीन कलर का होता है भाई, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये क्लोरोफिल? ऑब्जॉर्व करता है सनलाइट को, ऑब्जॉर्व सनलाइट। ठीक है। अब इसने पूछा है कि इसका कंपाउंड क्या है। कंपाउंड क्या है भाई? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर, सेंटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में। देखिए हम इसकी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उससे अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि क्लोरोफिल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल विद मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन आपका, एन नाइट्रोजन, इधर भी आपका नाइट्रोजन, यहाँ से Mg हमारा मैग्नीशियम एटम, जो ये क्या है, सेंटर एटम है, इसको हम सेंटर एटम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इस साइड भी कार्बन से बॉन्ड बनेगा हमारा। तो मैग्नीशियम क्या है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इस स्ट्रक्चर से याद रखेंगे, ये आपकी सिंपल स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल की। तो यहाँ पे इसमें क्या है, आपके 2 कार्बन मोलिक्यूल हैं, कार्बन के एटम हैं 2, और 4 नाइट्रोजन के एटम हैं आपके। ठीक है, और सेंटर के अंदर, इसको अच्छे से रखेंगे याद, सेंटर के अंदर एक मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है आपका। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, सी है, मैग्नीशियम। इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, सही उत्तर को याद रखेंगे। अब हमारा आयरन किस में होता है, देखिए इसको भी देख लेते हैं। आयरन आपका हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कैल्शियम आपका बोन्स में होता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कॉपर किसके अंदर होता है आपका? कॉपर क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी किसी भी तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू कोल्ड? स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान, हिस्टोलॉजी। हिंदी में तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, हिस्टोलॉजी बोलेंगे। भाई उत्तक क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। टिश्यू उन सिमिलर सेल का ग्रुप होता है जो एक जैसा काम करती हैं, मतलब समझे, उन कोशिकाओं का समूह जो मिलकर कोई विशेष कार्य करती हैं। मान लीजिए कोई डाइजेस्टिव सेल है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सेल है, वो सारी सेल मिलके इकट्ठी एक काम करेंगी, तो उन सारी सेलों को इकट्ठा हम क्या बोल देंगे? हम टिश्यू बोल देंगे उन सभी सेलों को। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ऑल फंक्शन टुगेदर और सिमिलर फंक्शन। ठीक है, एक जैसा काम करें ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और इन टिश्यू को हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, और उस स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब जूलॉजी किसे कहते हैं? जंतुओं का विज्ञान, एनिमल्स के बारे में पढ़ना जूलॉजी होता है। फिजियोलॉजी, शरीर में जो भी क्रिया होती हैं, आपकी बॉडी में कोई भी क्रिया होती हैं, आपका सांस लेना, आपका भोजन को पचाना, खून का आपकी बॉडी के अंदर के परिवहन होना, और ये सब क्या है? आपकी फिजियोलॉजी है कि आपके शरीर में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। बॉटनी क्या है? आपका पेड़ों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करना, उसको हम बॉटनी बोलते हैं। और कुछ एक आधी और इम्पोर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में आ सकती है, जैसे साइटोलॉजी, सेल की स्टडी करना क्या होता है आपका? साइटोलॉजी होता है। देखिए लिख देते हैं जो इम्पोर्टेंट है कुछ। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका अध्ययन। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, पैथोलॉजी, डिजीज के बारे में पढ़ना, रोगों के बारे में पढ़ना, पैथोलॉजी।
यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो टर्म जिनको लर्न कर लेना चाहिए हमें। रोगों का अध्ययन, डिजीज के बारे में पढ़ना। डिजीज की स्टडी, बीमारियों के बारे में पढ़ना। क्या होगा आपका? पैथोलॉजी, साइटोलॉजी, आपका सेल के बारे में पढ़ना। ठीक है, और बाकी हमने यहाँ से सब के बारे में याद कर लेंगे हम, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देख ही रहे हैं ये सारे आपके PYQ हैं, तो आपको पता लग रहा है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे एग्जाम में, उन सब चीज़ों के बारे में आप देख पा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप सारे टॉपिक्स को लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश किस रेखा में चलता है? लाइट ट्रेवल इन विच पाथ। तो लाइट का फंडामेंटल रूल होता है भाई, एक फंडामेंटल नियम होता है कि वह सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही जवाब है। भाई इसी की वजह से जो हमारी परछाई होती है ना, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और हम शेडो कर देते, इसीलिए हमारी परछाई दिखती है। और जब हम बच्चे थे तो हम एनसीईआरटी में, अगर हम अब भी पढ़ के देखेंगे, तो एक पिन होल कैमरा होता था, उसको बनाना होता था। वो इसी सिद्धांत पे काम करता है कि जो लाइट है वो सीधी डायरेक्शन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, इसीलिए हम पिन होल कैमरा से हम इमेज देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऊर्जा को अगर एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है तो उसको क्या कहा जाता है? कन्वर्टर। कन्वर्टर बोलते हैं उसे। ठीक है, जैसे जब किसी मशीन द्वारा ऊर्जा के एक रूप को हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए, हमारी क्या आती हैं आजकल? इलेक्ट्रिक कार आती हैं। चार्ज होंगी किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो गई भाई, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने के बाद चलती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को किसके अंदर चेंज करती हैं? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? कन्वर्टर। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अब कंडेंसर क्या करता है आपका? हीट एक्सचेंज करता है, इसको हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज चेंजर होता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम देख लेते हैं डिटेल में। क्या करता है? ट्रांसफर वोल्टेज। कैसे ट्रांसफर करता है? वन लेवल टू अनदर लेवल, वन लेवल टू, एक लेवल से दूसरे लेवल में। जैसे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट, ये आपका चेंज कर देता है ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इसकी है ना फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कोई चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी में। तो देखिए जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके इस सीरीज के अंदर हम सारे PYQ ही कराएंगे और मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले सिर्फ वही कराएंगे। इधर उधर के कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट देगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो ज़्यादातर ये जो डिटेल है ना कंसेप्ट की, उस पर भी फोकस कीजिएगा और क्वेश्चन पे भी फोकस कीजिएगा। और आपको इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन करके भी आप PDF से इजिली पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए नहीं अभी हमारा थोड़ा सा रह गया है,
तो इसको देख लेते हैं। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर आपका घरों में होता है, डीसी लाइट को एसी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से किसी भी, देखो फिजिक्स में इसी लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सीईटी एग्जाम में, जो आपके देखे जा रहे हैं इसी लेवल के बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह बन सकता है। तो आपका इन्वर्टर घरों में होता है, डीसी लाइट को एसी लाइट में चेंज कर देता है। ये हमारा, अगर घर में बिजली कट जाती है तो हमें बिजली देने का कार्य करता है, ये हम सभी को अच्छे से पता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्लास्टिक क्या होता है? व्हाट इज प्लास्टिक? प्लास्टिक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वगैरह, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से बने। तो प्लास्टिक में ऐसा होता है क्या? नहीं, प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता। नेचुरल, हमें प्लास्टिक नेचुरली मिला है, नेचर से मिला है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, नेचर से नहीं मिला। प्लास्टिक को मैन मेड है, खुद बनाया गया है। ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर, हाँ भाई, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। प्लास्टिक आपके क्या होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं कि भाई मान लो ये एक यूनिट है, इसका रिपीटेशन होना, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीमर। एक यूनिट का रिपीटेशन होना और एक लॉन्ग चेन बन जाना, उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। तो हमारे प्लास्टिक क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। ठीक है। अलॉय क्या होते हैं आपके? अलॉय आपके दो धातुओं का मिश्रण होता है, मिश्रण ऑफ मेटल या नॉन मेटल। अलॉय क्या हो सकता है आपका? मिक्सचर होता है, या तो आपका मेटल और नॉन मेटल का, नॉन मेटल का, या आपका मेटल मेटल का भी आपका मिक्सचर हो सकता है। इसको हम बोलते हैं अलॉय। तो हमारा प्लास्टिक क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है। देखिए, अब जो हमारा प्लास्टिक है ना, वो अकेला तो कोई पदार्थ नहीं है, अलग अलग टाइप के पॉलीमर मिले हुए होते हैं। तो हमारी प्लास्टिक की बोतलें भी आती हैं, हमारे बैग भी आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर भी आते हैं, कपड़े भी आते हैं, कुछ पाइप वगैरह भी होते हैं। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस टाइप का प्लास्टिक किस में यूज होता है। ठीक है। तो जो आपके प्लास्टिक के बैग और बोतल वगैरह हैं, उसमें आपका क्या होता है? इथाइलिन, C2H4। ठीक है। इसका आपका पॉलीमर क्या है? C2CH2। यहाँ पे आपकी ये लॉन्ग चेन होती है, पॉलीमर है ना। अब इसकी रिपीटेड यूनिट होंगी, रिपीटेड यूनिट होंगी तो पूरी ये चेन बन जाएगी। ठीक है। अब आपका ये जो है, ये किसके लिए होता है? आपके प्लास्टिक बैग, बोतल वगैरह के लिए। अब हमारा क्या होता है? पॉलीप्रोपिलाइन। अगला है हमारा इसका हमारा पॉलीमर क्या है? CH2CH3N। ठीक है, ये पॉलीमर है, इसकी लॉन्ग चेन चलेगी हमारा। एक होता है, ये है ना भाई, अभी जो मैं बताने जा रही हूँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से लर्न करके जाएंगे तो एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा, क्योंकि अभी जितने एग्जाम हो रहे हैं रिसेंट में, यहाँ ये चीज पूछी जा रही है। पीवीसी, पहली बात तो इसकी पूरी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इथाइलिन का एक बार ही मैं जल्दी से लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या था? पॉलीथीन का, सॉरी, पॉलीथीन का हमारा क्या था? CH2CH2N। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पीवीसी क्या है हमारा? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीमर फॉर्मूला क्या है? CH2CHCl। ये भाई किस में यूज होता है? टाइल्स में भी यूज होता है, पाइप और वायरिंग वगैरह में भी यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप याद कर सकते हो। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पीवीसी। ये एग्जाम में पूछा जा रहा है काफी बार, पीवीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जा रही है, या आपके भाई पीवीसी का ये पॉलीमर पूछ लिया जा रहा है। तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा भाई। इंपॉर्टेंट इस बेस पे बताए जा रहे हैं, जो आपके पीछे के एग्जाम हुए हैं उस बेस पे, और जो अभी रिसेंट में जितने एग्जाम हो रहे हैं ना, कहाँ से टॉपिक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा।
वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति के बारे में हमसे पूछा गया है। इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ द साउंड द लोवेस्ट? ठीक है, सबसे कम किस में होती है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से आपकी वर्क करती है। देखिए, सबसे पहले हम एक सीरीज देख लेते हैं, उससे हम याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा हमारी होती है सॉलिड में, फिर होती है हमारी लिक्विड में, फिर होती है हमारी गैसेस में। इसको समझने के लिए हम एक चीज देखते हैं। देखो, एक पत्थर है, वो क्या है? ठोस है, सॉलिड है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो उस पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे या कुछ भी, हम भाई जैसे पत्थर को दीवार पे फेंक के मार रहे हैं दूर से, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? कोई किसी तरह की साउंड उसमें क्या होगी? यूज, कुछ साउंड प्रोड्यूस होगी, पैदा होगी कुछ साउंड। तो उसके जो पार्टिकल्स है ना, वो पास में होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, और वो जो वाइब्रेशन होता है ना, उसकी वजह से साउंड जो है आपका प्रोड्यूस होता है। आपकी ध्वनि उस वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज्यादा पास पास होते हैं, तो सबसे ज्यादा कंपन होगा। सबसे ज्यादा कंपन होगा तो ध्वनि सबसे तेज होगी। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं थोड़े सॉलिड के कंपैरिजन में दूर होते हैं, तो ध्वनि थोड़ी कम प्रोड्यूस होगी। गैस के बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो सबसे कम किस में होगी? आपकी गैस में होगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। सबसे कम हमारी होगी गैस के अंदर। तो इस सीरीज को आप याद कर लीजिएगा। वैक्यूम में बिल्कुल ना के बराबर है, कोई ध्वनि की ऐसी कोई सचेत आवाज नहीं होती है। अब मैं लिख देती हूं कि आपका किस तरह से होती है। सॉलिड में आपकी फास्ट होती है, मीटर पर सेकंड। लिक्विड मीडियम होगी आपकी, अप्रोक्स 1500 मीटर पर सेकंड इन वाटर। गैसेस में सबसे स्लो होगी, ये एम फॉर मीडियम है आपका, अप्रोक्स 343 मीटर पर सेकंड इन एयर, हवा के अंदर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं गवर्नमेंट के साउंड से रिलेटेड। तो हम ये सारी चीज़ें अच्छे से लर्न कर लेंगे। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या होता है? क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कोल्ड? ये जानने के लिए पहले हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, ब्लड हमारा दो तरह का है। ठीक है, ब्लड का कुछ पार्ट होता है हमारा लिक्विड, कुछ पार्ट होता है हमारा सॉलिड। लिक्विड होगा 55%, सॉलिड होगा हमारा 45%। ठीक है, ठोस 45%, द्रव होगा आपका 55%। ओके, क्लियर है? यहाँ पे जो द्रव पार्ट होता है आपका, वो क्या होता है? आपका प्लाज्मा। क्या होगा? जो लिक्विड पार्ट है वो हमारा होगा प्लाज्मा। अरे, अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 92% क्या होता है? पानी होता है, वाटर होगा। और बाकी 8% क्या होंगे? कुछ एंजाइम्स होते हैं और कुछ हॉर्मोन्स होते हैं। और क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। प्लाज्मा का क्या काम होता है? ये कैरी करता है ब्लड एंड प्रोटीन थ्रू आउट द बॉडी। कैरी ब्लड एंड प्रोटीन थ्रू आउट द बॉडी।
ये हमारी प्लाज्मा का फंक्शन होगा। अब सॉलिड पार्ट क्या होता है? सॉलिड पार्ट हमारा होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी क्या कार्य करती है? कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं ब्लड के अंदर। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन का होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब इस फ्लो चार्ट में वही बता रही हूँ जो क्वेश्चंस में ज्यादातर आपके पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से इसको कर लीजिएगा। आरबीसी रेड ब्लड सेल होती हैं, इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, ब्लड के अंदर। 120 दिन का इनका लाइफ स्पेन होता है और इनकी शेप क्या होती है? बाइकनकेव। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका फ्लो चार्ट। डब्ल्यूबीसी आपकी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। इनको बॉडी का सोल्जर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो जाता है तो उससे डब्ल्यूबीसी लड़ने का कार्य करती हैं। इनकी शेप होती है इरेगुलर। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। कोई भी अगर आपको चोट लग जाती है तो ब्लड क्लोटिंग में आपकी प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। खून का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स हेल्प करेंगी। थ्रोम्बोसाइट इसका एक नाम होता है प्लेटलेट्स का। तो ये सारी चीज आपकी जो भी फ्लो चार्ट में बताई है सारी इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग क्या होगा आपका? प्लाज्मा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होगा? 120। शेप क्या होगी? बाइकनकेव। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, बीमारियों से लड़ना। क्वेश्चन आपका आ सकता है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। जैसा हम देख पा रहे हैं अभी जो पीवाईक्यू चल रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आ भी चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके बन भी सकते हैं आगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा में रंग किसके कारण होता है? विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर इन ह्यूमन? ह्यूमन की स्किन के कलर किसकी वजह से होता है? मेलेनिन की वजह से होता है। हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब मेलेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर। कौन सिक्रीट करता है? मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं जो मेलेनिन सिक्रेट करती हैं और मेलेनिन की वजह से हमारी बॉडी का रंग होता है। अगर ज़्यादा मेलेनिन होगा तो रंग क्या होगा? डार्क होगा, ठीक है। और अगर कम मेलेनिन होगा कि भाई हम गोरे हैं, काले हैं, ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है मेलेनिन के ऊपर। अगर कम मेलेनिन होगा तो हमारा फेयर कलर होगा। और ये मेलेनिन एक काम और करता है, आपकी जो यूवी रेडिएशन है, सूरज की जो किरणें हैं उनसे बचा के रखता है। देखिए जो विटिलिगो नामक एक बीमारी होती है ना, जिसके अंदर जो बॉडी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चित्के हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये जो बंदे होते हैं, ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर मेलेनिन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से ऐसा होता है और मेलेनिन की कमी के हो जाने की वजह से उनकी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा फेयर वाइट वाइट होने लगता है और वो है ना सन के एक्सपोजर में एकदम से नहीं जा सकते, सूर्य की रोशनी में उनकी स्किन जलने लग जाती है। तो भाई एक तरह से डार्क कलर होना भी अच्छी बात है क्योंकि वो सूर्य की किरणों से हमें बचा कर रखती है। और भाई मेलेनिन क्या क्या डिसाइड करता है? स्किन का कलर, आंखों का कलर, बालों का कलर, सब कुछ मेलेनिन डिसाइड करता है आपका। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी गैस नीले लिटमस को लाल कर देती है? सबसे पहली बात तो भाई हम इस लिटमस के बारे में जान लेते हैं। लिटमस आपका क्या बताता है? पीएच बताता है। तो पीएच हमारा 7 पे न्यूट्रल होगा, 7 से पहले हमारा एसिड होगा। एसिड पे लिटमस क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाएगा। और बेस पे लिटमस हो जाएगा ब्लू कलर का, नीले रंग का लिटमस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसने बताया कौन सी गैस नीले लिटमस को लाल कर देती है। नीले से लाल करना है, ठीक है। क्या करना है भाई? हमें
नीले से लाल, नीले से लाल, नीला क्या था, बेस था, लाल क्या है, एसिड है। तो इसने बोला लाल कौन सी कर दे, तीन में से कौन सी गैस एसिडिक है वही लाल कर देगी, ठीक है, क्योंकि लिटमस पेपर लाल तब होता है जब एसिड हो। तो इसमें से सीधा दिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड क्या है आपकी, एसिडिक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। यह गैस लिटमस पेपर को आपका एसिडिक कर देगी, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, जब हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड है जब हम इसको डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो आपका क्या बना देती है, H2SO4, सॉरी H2SO3। इसको क्या कहते हैं हम, सल्फरस एसिड। तो यह सल्फरस एसिड बना देती है, एसिड देगी, तो एसिड देगी तो हमारा जो क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाता ना कि इनमें से बेस कौन हमारा ब्लू, रेड से ब्लू हो जाएगा, तो वो बेसिक होगी, बस बेसिक चीज जो होगी वो देगी रेड से ब्लू कलर। तो ये बिल्कुल छोटी सी चीज है, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना पहले कि पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल जाएगा। ऑक्सीजन आपका क्या होता है, न्यूट्रल होती है आपकी। हाइड्रोजन क्या होती है, ये भी न्यूट्रल है। अमोनिया क्या है, ये आपका क्या है, बेसिक है। तो न्यूट्रल है क्या, कोई कलर का चेंज नहीं होगा जब ऑक्सीजन होगी। हाइड्रोजन है तो भी कोई चेंज नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड है तो लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, और अमोनिया है तो लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, हु इज कोल्ड द फादर ऑफ बोटनी। बोटनी के फादर थियोफ्रेस्ट को बोला जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। इन्होंने वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया था। इन्होंने सबसे पहले पौधों का वर्गीकरण किया था, पौधों की क्लासिफिकेशन की थी उनके गुणों के अकॉर्डिंग, कि कौन से पौधे के क्या गुण हैं, तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए। सबसे पहले थ्रियोफरस ने इसके बारे में आपका बताया था, तो इसलिए इसको फादर ऑफ बोटनी भी बोला जाता है। अगर आप फादर ऑफ बायोलॉजी पूछने लग जाएं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है आपके, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि भाई फादर ऑफ बोटनी अलग हो गया, फादर ऑफ बायोलॉजी अलग हो गया। पूरी बायोलॉजी के फादर हम एरिस्टोटल को बोलते हैं, फादर ऑफ बोटनी हम थ्रियोफास्ट को बोलते हैं। तो इस चीज को हमें अच्छे से लर्न करके रखना है। और एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हम जान लेते हैं। न्यूटन्स ने हमारा पता है हमें क्या बताया था, किसके बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन दिया था, लॉ ऑफ मोशंस के बारे में बताया था, और लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया था। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। तो सभी जो क्वेश्चन है ना उसको इस तरह से करेंगे कि मोस्टली चीजें हमारी कवर हो जाएं। तो इसमें हमने मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो कर ली है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हु डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन, भाई सबसे इंपॉर्टेंट, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि भाई हार्ट में आपका खून किस तरह से पंप होता है, हार्ट खून को पंप किस तरह से करता है उसके बारे में बताया था 1628 में। इनकी इस डिस्कवरी और इस खोज के बाद ही जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां थी ना उनका इलाज होने लग गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बाकी के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था भाई, डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी की थी। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट, देख भाई इंपॉर्टेंट है तो हम सारे लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा कहीं से भी आ सकता है। लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने क्या बताया था, जर्म थ्योरी के बारे में बताया था। लुइस पास्चर, जर्म थ्योरी।
विलियम हार्वे का हमें पता लग गया ऑप्शन में से। रॉबर्ट हुक ने हमारा सेल के बारे में बताया था। एडवर्ड जेनर ने हमारे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के बारे में डिस्कवर किया था, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के बारे में डिस्कवर किया था। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। 1796 में इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के बारे में सबसे पहले बताया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है हमारा? वह प्रक्रिया जिसमें द्रव गैस में बदलता है, जो पानी होता है वो गैस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जब कोई द्रव आपका धीरे धीरे तापमान के प्रभाव से आपका गैस में वेपर में चेंज होता है तो उसे हम वाष्पीकरण बोलते हैं। द्रव का वाष्प में चेंज होना, ठीक है, भाप में चेंज होना, भाप में चेंज होना। देखिए हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तापमान हमने बढ़ा दिया, पानी को धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं तो वो भाप की फॉर्म में ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है? लिक्विड से गैस में परिवर्तन होता है, गैस में चेंज होता है। अब कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से आपका लिक्विड में चेंज हो जाना, गैस थी उसका लिक्विड के अंदर चेंज हो जाना, जैसे स्टीम ऑफ वाटर, ठीक है, भाप वगैरह होंगी। ठीक है, इसमें वाष्प की ज़्यादा बात की गई है इवेपोरेशन के अंदर। मेल्टिंग, मेल्टिंग में क्या होता है? कोई सॉलिड है वो मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाए। फ्रीजिंग, कोई लिक्विड है वो जम जाए सॉलिड के अंदर। एक हमारा होता है सब्लिमेशन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है? आपका गैस है ना, सॉरी, आपका क्या कहते हैं, सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है, तो आपका सॉलिड जो है वो गैस के अंदर डायरेक्ट चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल है आपका ड्राई आइस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये आपका इंपॉर्टेंट था, सब्लिमेशन याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह के आपके। अगला प्रश्न है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का? 1.50। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। यह ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब हमारा 1.33 किसका है देख लेते हैं हम, वाटर का। वैक्यूम आपका 1.00 वैक्यूम। डायमंड का आपका 2, लगभग 2.42 के आसपास होता है डायमंड का। अगला प्रश्न करते हैं हम। जल वाष्प किस प्रक्रिया से आपके बादल बनते हैं? अभी वाष्प के बारे में हमने बात की थी, तो किसकी बात कर रहे थे हम? कंडेंसेशन की। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, कंडेंसेशन। ठीक है, वाष्पीकरण थोड़ा अपोजिट होता है। कैसे अलग होता है? लिक्विड टू गैस चेंज होता है, लिक्विड टू गैस। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? गैस टू लिक्विड, क्लाउड फॉर्मेशन। बॉइलिंग क्या होता है आपका? सडन इवेपोरेशन को जल्दी से इवेपोरेट कर देना हाई प्रेशर पे। पानी गर्म करना आपका इवेपोरेशन का ही एग्जांपल है। फ्रीजिंग हमारा किसी भी क्या कहते हैं, लिक्विड को जमा देना, बर्फ जमा देना, सॉलिड बना देना, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। देखिए क्या होता है, पहले क्या होता है? इवेपोरेशन,
फिर हमारा होता है कंडेंसेशन, फिर हमारी होती है रेन। ये हमारी साइकिल चलती है, इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन, रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न करते हैं हम। गैसों का आयतन किस यंत्र से मापा जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वैक्यूम ऑफ गैसेस? गैसेस के वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैसेस की वॉल्यूम को किस यंत्र से मापा जाता है? गैस मीटर से गैसों की वॉल्यूम को मापा जाता है भाई। एलपीजी हो गई, पीएनजी हो गई, इन कितनी गैस का कंजप्शन किया जा रहा है उसको इसके अंदर मापा जाता है। किसको? एलपीजी हो गई आपकी, पीएनजी हो गई, कि कितना यूज किया जा रहा है, कंजप्शन को मापा जा रहा है। किसके अंदर मापते हैं? या तो घन सेंटीमीटर के अंदर मापते हैं, या आपका मीटर स्क्वायर के, घन मीटर के अंदर आपका मापा जाता है। अब हमारा बैरोमीटर क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। स्पीडोमीटर क्या होता है? ये व्हीकल्स की स्पीड को मापने के लिए यूज किया जाता है। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर कैलोरीज को मापने के लिए, हीट या एनर्जी को। अभी लिख देती हूँ ताकि आपको यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्जाम तक सेशन ऐसे ही चलेंगे, और जो बच्चे लास्ट मिनट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका यह बेस्ट रहेगा कि आपके सारे कंसेप्ट जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। स्पीडोमीटर, स्पीड ऑफ व्हीकल्स। कैलोरीमीटर हीट को, एनर्जी को, इन सब को मापता है आपका कैलोरीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम विच सरफेस? रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? हमेशा चमकदार सतह से होगा। प्रकाश का परावर्तन शाइनी सरफेस से होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आंख बंद करके हम इस पे निशान लगा देंगे, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम एंगल के बारे में बताएंगे और किस तरह से रिफ्लेक्शन आपका हो रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। तो देखते हैं हम। देखिए, मान लीजिए हमारा क्या है, मिरर है। क्या है ये? मिरर है। इसी तरह का, इसी इसी कलर का होता है आपका मिरर, ठीक है। अब आपकी एक रे आएगी, एक ये क्या आई है, इंसिडेंट रे। इसकी सतह पे टकराई, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इस सतह पे टकराएगी, फिर यहां से टकरा के ये वापस क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो यह है हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, बाहर की ओर निकल रही है। ये सेंटर में आपका क्या बनेगा? यहाँ पे सेंटर में आपका कहीं बन रहा है नॉर्मल। तो ये आपका साइनी सरफेस था, मिरर था। यहाँ पे एक रे आएगी, वो इस तरह से टकराएगी, इस तरह से टकरा के वापस रिफ्लेक्टेड बैक होगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बनेगा आपको आई, ठीक है। यहाँ पे बनेगा आपका आर, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस चीज को, इस डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लेना ताकि आपको थोड़े से बेसिक क्लियर हो जाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? सारे काम कोशिका के कौन करता है? नियंत्रण, उसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा कौन होता है? नाभिक, न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? नियंत्रण केंद्र होता है।
ये हमारी सेल है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, और ये सेल में होने वाली सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसी के पास डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म आपकी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। डीएनए के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है कि भाई हमें अपने पेरेंट्स से किस तरह के कैरेक्टर मिलेंगे, कि हाइट कैसी होगी, कलर कैसा होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन ये जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल जो डीएनए में होता है उसके पास होती है, और ये हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सब चीजों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया सभी को पता है पावर हाउस ऑफ द सेल है। साइटोप्लाज्म आपका लिक्विड और जेली पार्ट जो होता है, जहां पे जितनी भी सेल ऑर्गेनली है, राइबोसोम है, आपका क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। यही आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियस है सेंटर में, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। आपका राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये सारे पॉइंट तो हमें अच्छे से क्लियर हैं ही। और जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, उसमें आपके सारी सेल ऑर्गेनली के फंक्शन हैं अच्छे से, और बहुत मोस्टली टॉपिक उसमें भी कवर हो चुके हैं। तो जो इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो पिछला लेक्चर भी आप देख के आइएगा, उसमें भी आपके PYQ हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन है ना आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो टूथ इनेमल, जो हमारा टूथ इनेमल होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे दांत की, टिथ की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे हार्ड होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है भाई, इसकी कुछ बातें बोल। इनेमल क्या होता है आपका, 96% मिनरल कंटेंट होता है, जो क्या होता है आपका, हाइड्रो ऑक्सीपेटेट, ठीक है, हाइड्रोक्सीपेटेट से मिलके आपका इनेमल बना होता है। 96% मिनरल कंटेंट होता है इसके अंदर। और भाई इनेमल जो होता है ना आपका ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला सा पार्ट होता है, भाग होता है। फ्लोराइड मौजूद होता है इसके अंदर। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन आजकल, तो इससे रिलेटेड सारी चीजें कर लेना। हार्ड पार्ट इनेमल होता है, दांत के अंदर होता है, दांत के अंदर इनेमल हाइड्रोक्सीपाइपेट से मिलके बना होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर है आपकी दांत की, फ्लोराइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज आप अच्छे से कर लीजिएगा। और किससे मिलके बना होता है आपका, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल। ये क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल। हमें जो हमारी क्या कहते हैं, दांतों के अंदर हम एसिड जो चीजें लेते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, एसिडिक मीडियम से, हीट से प्रोटेक्ट करता है, टूटने से या फिर कोई भी चोट लगने से। दांत इतने हार्ड होते हैं कि टेम्परेचर वगैरह सबके को रेजिस्ट करते हैं और स्ट्रोंगली स्टेबल रहते हैं आपके। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी गैस लो को हरा रंग देती है। कौन सी गैस ऐसी है जो लो को हरा रंग देती है आपकी, कौन सी गैस होगी, कॉपर, ठीक है। जब कॉपर को जला दिया जाता है ना, बर्न किया जाता है, तो वह है ना लो को ग्रीन कलर देता है, आयरन को ग्रीन कलर देता है, ठीक है। इसको फ्लेम टेस्ट, देखो अभी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, जो ये चीज है ना, देखो जो कॉपर है उसको जब जलाया जाए, बर्न किया जाए, तो ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर देगा। और दूसरी बात, ये फ्लेम टेस्ट में यूज होता है, फ्लेम टेस्ट। भाई हमें
हमें पता है कि भाई हम इसको जलाएंगे तो ग्रीन कलर की फ्लेम मिलेंगी, ग्रीन कलर की भाप मिलेंगी, तो हम डिटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो टेस्ट वगैरह करते हैं ना, किसी मटेरियल का हमें डिटेक्शन करना हो तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखो थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में भी हम जान लेते हैं। सोडियम कैसा कलर देता है बर्न होने पे? सोडियम आपका येलो कलर देता है। ये आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोडियम आपका येलो कलर देगा। स्टोर्नियम आपका कैसा कलर देता है? स्टोर्नियम आपका रेड कलर देता है। पोटाशियम किस तरह का कलर देता है? आपका पर्पल फ्लेम देता है। ये सारे लर्न कर लीजिएगा। सी आपका क्या कलर देता है? ऑरेंज रेड फ्लेम। ये डिटेक्शन टेस्ट है, हमें पता लगाना हो कि किसी चीज के अंदर क्या प्रेजेंट है। अब हमें पता लगाना है भाई, ये एक सॉल्यूशन है, इसमें आपका सोडियम प्रेजेंट है या नहीं। उसको जला के देखेंगे, येलो रंग आया तो पता लग गया कि भाई सोडियम है। इस तरह ये डिटेक्शन टेस्ट में हेल्प में आते हैं भाई, यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचन एंजाइम पेप्सिन किस अंग में पाया जाता है? पेप्सिन सबसे पहले किसको डाइजेस्ट करता है आपका? सबसे पहली बात, डाइजेस्टिव एंजाइम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट माउथ भी है, इंटेस्टाइन भी है, स्टमक भी है, लीवर भी है, सारे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। लेकिन यह आपका स्टमक के अंदर पाया जाता है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। प्रोटीन को हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देगा, और ताकि उसको जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था उसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। अब आपका लीवर क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ये फैट को डिसोल्व करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। लीवर आपका बहुत सारे काम करता है, आपकी बॉडी में दवाइयों को तोड़ता है, विटामिन ए को ऑब्जॉर्व करने का कार्य करता है। माउथ में आपका सलाइवा प्रेजेंट होती है, सलाइवरी एमाइलेज, जो आपकी फूड का डाइजेशन माउथ में ही शुरू कर देती है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में आपके बहुत से एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन का भी सेम कार्य है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, लेकिन ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और पेप्सिन स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो दोनों चीजों में दिन रात का फर्क है, आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो जो लोग पिछले वाली वीडियो नहीं देख के आए हैं, जाइए उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको वहां से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। विद्युत धारा से चुंबक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए मेकिंग ए मैग्नेट यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट कोल्ड? इलेक्ट्रिक करंट को मतलब प्रवाह करवा के, प्रवाहित करा के हमें मैग्नेट बनाना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जब हम किसी लोहे की छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो वह चुंबक बन जाती है, और इस प्रक्रिया को हम विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं। किसने बताया था इसके बारे में सबसे पहले? ओर्स्टेड ने बताया था, सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बताया था। मैग्नेटिज्म आपका जर्नल प्रोसेस होता है जो एक मैग्नेट बनाता है। नॉर्मल प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज नहीं होती। इंडक्शन क्या होता है? जनरेटिंग करंट यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन करंट को जनरेट करना, करंट को जनरेट करना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट को जनरेट करना। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? करंट प्रोड्यूस हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से, जो विद्युत धारा की वजह से जो आपका करंट वो पैदा होता है उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और इंडक्शन विद्युत धारा से आपका, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड से आपका, चुंबकीय धारा से आपका करंट का प्रोड्यूस करना इंडक्शन होता है। तो ये सारी चीजें अच्छे से लर्न कर लेना। मैग्नेटिज्म फिर से बता देती हूँ एक बारी। मैग्नेटिज्म आपका नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल मैग्नेट बनाई जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपकी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा को इस्तेमाल करके चुंबक बनाई जाती है। इंडक्शन, इसमें आपकी चुंबकीय धारा से करंट प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट, जो करंट आपकी चुंबकीय धारा मैग्नेटिक फील्ड से आपका लेके प्रोड्यूस किया गया, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के एग्जाम्पल अगर पूछ लिए जाएं तो आपकी इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, एमआरआई की मशीन जो होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर ही काम करती हैं आपकी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भाई बल्ब क्या होता है? बल्ब के अंदर है ना, एक देखिए, जो पुराने टाइम पे बल्ब होते थे, एक हल्का सा तार होता था, ठीक है, हल्का सा तार, एक फिलामेंट होता था, ठीक है ना, वो धीरे 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 गर्म होता था, गर्म होके वो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर देता था, गर्म हो जाता, थर्मल रेडिएशन। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। गर्म होके बल्ब आपका इस हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। हीटिंग इफेक्ट मतलब गर्मी, थर्मल, टेम्परेचर से रिलेटेड रेडिएशन। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ये जो बल्ब होते थे ना पुराने, इसमें टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता था, टंगस्टन फिलामेंट का, क्योंकि ये जो टंगस्टन होते थे इनका इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था, ये पिघलते नहीं थे। पिछली वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो बल्ब होते हैं वो आपके टंगस्टन यूज होता है उसके अंदर। बल्ब के अंदर गैसेस कौन कौन सी होती थी वो देख लेते हैं। आर्गन होती और आपकी नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन आपकी बल्ब के अंदर भरी जाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? एटमॉस्फेयर की। ओजोन गैस इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ओजोन गैस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? यूवी बी एंड आपकी यूवीसी, ये सबसे हार्मफुल होती हैं। यूवी किरणों में सबसे हार्मफुल होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। यूवी जो रेडिएशन होती है सबसे हार्मफुल यूवी बी और यूवी सी होती हैं, ठीक है। और ये आपकी जो ओजोन लेयर है ये इन दोनों किरणों से हमें O3, इसका क्या होता है, फॉर्मूला है हमारा, इन दोनों रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ओजोन डे कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है। O3 इसका फॉर्मूला है, प्रोटेक्ट करती है यूवी बी एंड यूवी सी से, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है आपकी। और ओजोन में होल किसकी वजह से हो रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है उसकी वजह से ओजोन के अंदर होल हो रहे हैं। एसी वगैरह जो यूज करते हैं, तो देखिए अब इतनी ज़्यादा जो ये रेडिएशन होती है ना, कैंसर, स्किन कैंसर वगैरह कर सकती है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रीज का, हर घर में फ्रीज टीवी वगैरह देखने को मिलते हैं। तो भाई हार्मफुल तो है ही ना ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट के लिए, और हमारे लिए भी हार्मफुल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलने वाले हैं? देखिएगा, A, D, E के फैट सोल्यूबल हैं, बी एंड सी आपके क्या है, वाटर सोल्यूबल हैं। अब मैं बोल दूं विटामिन बी वाटर सोल्यूबल है, B1, B2, B7 जितने भी होते हैं बी की क्लास के सारे पानी में घुलते हैं। और A, D, E के सारे वसा में घुलेंगे, सारे फैट में घुलेंगे। तो यहाँ पे A, D, E के क्या कौन सा है भाई? ए है, डी है, ई के है, बी है। बी भी हो, चाहे B12 हो, चाहे सी हो, ये सारे देखिए यहाँ पे B12 कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे बी के जितने भी हैं, यहाँ पे B7 भी होता तो वो भी पानी में घुलता है, ये भी पानी में घुलता है, ये भी पानी में घुलता है। फैट में कौन सा आपका घुलेगा? फैट में घुलेगा विटामिन डी। तो विटामिन डी पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारा सही जवाब होगा विटामिन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा फिर से वही क्वेश्चन है हमारा। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा हिंट दे देती हूँ। आप देखोगे यहाँ पे लिक्विड कौन सा है, सॉलिड कौन सा है, और फिर आपका गैस कौन सा है। तो लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों में से ये कौन कौन से हैं, और सबसे ज्यादा साउंड किस में आपकी ट्रैवल करेगी, प्रोड्यूस होगी? तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दीजिएगा। बाकी किसी को नहीं भी पता है तो नेक्स्ट सेशन में हम उसका आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई क्लास में, नए सेशन में, नए क्वेश्चन के साथ। देखिए अब आपकी चैनल पे डेली वीडियोस अपलोड होंगी
साइंस की, ठीक है। इसमें सारे जितने भी PYQ ना अभी तक के सब करा दिए जाएंगे, रिलेटेड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट, सब कुछ कराया जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी प्रेजेंस को शो कीजिएगा वीडियो को लाइक करके। तो जो भी प्लीज़ इस सेशन को देखने भी आए हैं तो वो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर आपको सेशन पसंद आए तो। और आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक डाल सकते हैं, हम आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई कर देंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए भाई देखो, PDF में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप अच्छे से इसको रीड कर लेना। PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे और आगे फिर हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।